स्वागत है आपका अथर्व क्लासेस पर। हम पढ़ रहे हैं शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा का सेकंड चैप्टर शाला पूर्व शिक्षा परिचय। इसकी 2 क्लास चैनल पर अपलोड कर दी है। यह हमारी इसकी तीसरी क्लास है जिसमें हम बालक का भाषा विकास पढ़ेंगे। इससे पहले हमने सीखने के सिद्धांत, सीखने के प्रकार, सीखने की विधियां, बालक का शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास जो कि जीन पियाजे का इम्पोर्टेंट है, सभी को बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। तो आज की क्लास में हम बालक का भाषा विकास पढ़ेंगे, साथ ही हम इसके बाद पढ़ेंगे सृजनात्मकता। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। बालक का भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। भाषा अभिव्यक्त एवं विचार विनिमय का मानव निर्मित साधन है। यह पैतृक संपत्ति ना होकर अर्जित संपत्ति है जिसे बालक अनुकरण एवं प्रयास द्वारा ग्रहण करने की चेष्टा करता है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें भाषा की, तो भाषा मुख से उच्चारित होने वाली वह ध्वनि का सार्थक समूह है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने मन की बात बताता है, वह भाषा कहलाती है। इसके बाद अगर हम भाषा विकास की बात करें तो भाषा विकास का तात्पर्य ऐसी क्षमताओं से है जिसके द्वारा व्यक्ति भाव विचारों को तथा इच्छाओं को दूसरे तक पहुंचाता है एवं दूसरे के भावों एवं विचारों को ग्रहण करता है। इसके बाद हम इसमें देखेंगे बालक का भाषा विकास। तो बालक का भाषा विकास, बालक अनुकरण एवं प्रयास द्वारा सीखता है भाषा को। विश्वकोश के अनुसार भाषा ध्वनि प्रतीकों या संकेतों की ऐसी मान्य व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समूह के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। यदि भाषा का विकास ना हो तो निश्चय ही व्यक्ति की मानसिक योग्यताओं का विकास जिस सामान्य ढंग से होता है उससे नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति है वह विचारों के माध्यम से ही, भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। यदि भाषा का विकास ना हो सके व्यक्ति के अंदर तो व्यक्ति की मानसिक योग्यताओं का विकास जिस सामान्य ढंग से होना चाहिए उस ढंग से नहीं हो पाएगा। भाषा के अभिलक्षण की बात करें तो भाषा अभिव्यक्त का एक ऐसा सांकेतिक साधन है। भाषा का विचारों से गहरा संबंध है। भाषा पैतृक संपत्ति ना होकर अर्जित संपत्ति है। भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा किया जाता है। भाषा गतिशील और परिवर्तनशील होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी सीमा और संरचना होती है। भाषा सांस्कृतिक और सभ्यता से जुड़ी रहती है। भाषा में समाज द्वारा स्वीकृत ध्यानात्मक संकेतों का प्रयोग होता है। भाषा में विभिन्नता और अनेक रूपता होती है। भाषा संश्लेषणात्मक से विश्लेषणात्मक की ओर जाती है। तो ये हमारे भाषा के अभिलक्षण थे। इसके बाद हम देखेंगे भाषा का क्रम। तो भाषा विकास का क्रम कैसा होता है। भाषा विकास मुख्यतः वातावरण द्वारा प्राप्त उत्तेजनाओं पर निर्भर करती है, इसीलिए इसका विकास अक्सर एक क्रम के अनुसार होता है। ध्वनि की पहचान, ध्वनि उत्पन्न करना, शब्द एवं वाक्य का निर्माण, लिखित भाषा का प्रयोग, भाषा विकास की पूर्णावस्था। तो अगर हम बात करें ध्वनि की पहचान की, तो भाषा विकास में सबसे पहला क्रम ध्वनि की पहचान करना होता है। बालक क्या करता है कि सबसे पहले ध्वनि को पहचानता है। शिशु क्या करता है कि एक उम्र के बाद, जैसे वह 6 से 7 महीने की उम्र में जाता है, वह ध्वनि को पहचानना आरंभ करता है। और जैसे ही वह 8 से 9 महीने की उम्र से क्या करता है, कोई भी अगर उसको मधुर ध्वनि सुनाई देती है तो वह उस पर मुस्कुराता है। इसके बाद है ध्वनि उत्पन्न करना। तो भाषा विकास के इस क्रम में बालक क्या करता है, ध्वनि को पहचान कर उससे संबंधित कुछ अन्य ध्वनियां क्या करता है, उत्पन्न करता है। सबसे पहले वह ध्वनि को पहचानता है, उसके बाद वह ध्वनि उत्पन्न करने का प्रयास करता है। और जैसे ही बालक 8 से 9 महीने की उम्र के बालक क्या करते हैं, अगर उनके सामने ताली बजाओ या कुछ आवाज निकालो
तो वह भी ध्वनि उत्पन्न करने की वैसे ही कोशिश करता है। इसके बाद है शब्द एवं वाक्य का निर्माण। तो जब बालक ध्वनि को पहचानना और ध्वनि उत्पन्न करने के बाद जब वह 2 वर्ष का हो जाता है तो वह क्या करता है, शब्दों को बोलने का प्रयास करता है और नए शब्दों का उसके मन में निर्माण होता है। और जैसे ही वह 2.5 से 3 साल का होता है तो वह बोलना प्रारंभ कर देता है। और शुरू में बालक कुछ शब्दों को गलत ढंग से बोलता है और फिर धीरे धीरे वह अभ्यास करते करते उनको सुधार लेता है। इसके बाद है लिखित भाषा का प्रयोग। तो जैसे ही बालक 4 वर्ष का होता है या उससे अधिक, तो वह शब्दों या वाक्यों को बोलकर प्रयोग करने के साथ साथ वह उसे क्या करता है, लिखने का प्रयास करता है। और लिखना सीखने के साथ वह क्या करता है, हाथों और आंखों की क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करता है और साथ में वह चिंतन और अभ्यास दोनों करता है लिखने के साथ। इसके बाद है भाषा विकास का पूर्णावस्था, भाषा विकास की पूर्णावस्था। तो इस अवस्था में बालकों में भाषा बोलने, लिखने और पढ़ने की क्या हो जाती है, पूर्ण शक्ति विकसित हो जाती है। जिस बालक में इन तीनों शक्तियों जितना ही अधिक क्या होता है, विकास होता है, उसमें भाषा उतनी तीव्र होती है। तो यह भाषा का क्रम है जिसमें सबसे पहले बालक ध्वनि की पहचान करता है, ध्वनि उत्पन्न करना सीखता है, उसके बाद शब्द एवं वाक्य का निर्माण करता है, उसके बाद वह भाषा को लिखित रूप में प्रयोग करता है, उसके बाद वह भाषा को पूर्णावस्था मतलब लिखना, बोलना और सुनना, बालक पढ़ने और लिखने में सक्षम हो जाता है। इसके बाद देखेंगे भाषा सीखने के साधन। तो शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने भाषा सीखने के कई संसाधनों पर प्रकाश डाला है, जिनमें से निम्न साधन सर्वाधिक प्रचलित हैं। सबसे पहला है अनुकरण, जिसे कि इमिटेशन कहते हैं। अगर हम बात करें अनुकरण की, तो बालकों द्वारा भाषा सीखने का अनुकरण एक प्रमुख साधन है। अक्सर बालक परिवारों के सदस्य जैसे भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी तथा साथियों को जैसा बोलते सुनता है वैसे ही बोलने का अनुकरण करता है और कुछ प्रयासों के बाद वैसे ही बोलना प्रारंभ कर देता है। इसी तरह बालक अन्य लोगों को लिखते पढ़ते देखकर स्वयं भी लिखना पढ़ना प्रारंभ कर देता है। इस प्रकार से अनुकरण के माध्यम से बालकों में भाषा का विकास होता है। तो अनुकरण के माध्यम से बालक बोलना, लिखना और पढ़ना सीखता है। जैसे जैसे उसके परिवार के सदस्य बोलते हैं या उनको वह सुनता है तो वैसे ही वह बोलना प्रारंभ कर देता है। स्किनर ने भाषा सीखने की इस विधि पर अधिक बल दिया है। तो स्किनर के अनुसार उन्होंने अनुकरण को भाषा सीखने का एक माध्यम बताया और स्किनर ने ही अनुकरण को भाषा विकास का सीखने का सिद्धांत भी कहा है। तो यह भाषा विकास का एक प्रमुख साधन है अनुकरण। इसके बाद दूसरा साधन है खेल। तो बालक अपनी स्कूली अवस्था के प्रारंभिक कुछ वर्षों में तरह तरह के खेल खेलता है जिसमें वह उसे काफी आनंद आता है। बालक खेलों के माध्यम से भाषा के अक्षरों को लिखना पढ़ना तथा बोलना सीख लेते हैं। अगर हम खेल की बात करें तो बालक स्कूल जाने से पहले और स्कूल जाने के साथ तरह तरह के खेल खेलता है और खेलने के साथ वह साथियों के संपर्क में आता है जिससे वह उसके भाषा का विकास होता है और वह लिखना पढ़ना और बोलना सीखता है खेल के माध्यम से। इसके बाद है कहानी सुनना। तो यदि बालकों को ऐसी कहानी सुनाई जाती है जिसमें पशु पात्र मतलब किसी पशु के बारे में बताया है के रूप में हो और जिसमें नैतिक और शैक्षिक तत्व भरे हो तो उस भाषा का विकास अधिक तीव्रता से होता है। जब बालक अपने घर परिवार वालों के साथ बैठता है जिसमें वह दादा दादी, चाचा चाची या माता पिता, तो उन लोगों के द्वारा उसको कहानियां सुनाई जाती हैं जिसके माध्यम से उसके भाषा का विकास अधिक तीव्रता से होता है, वह नए नए शब्दों को सीखता है। इसके बाद है वार्तालाप तथा बातचीत।
अपने साथियों एवं परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करके भी बालक भाषा को सीखते हैं। बातचीत में बालक विशेषकर उन बोलियों पर अधिक ध्यान देते हैं जो उनको रुचि की होती हैं। इसमें भाषा सीखने में सहूलियती होती है। जब बालक अपने साथियों या परिवार के साथ बैठता है और बातचीत करता है तो उस बातचीत के माध्यम से उसको भाषा सीखने में अधिक सहूलियती होती है और वह अधिक तीव्रता से भाषा का विकास होता है उसके अंदर। इसके बाद है प्रश्नोत्तर। तो बालक स्वभाव से ही जिज्ञासु होते हैं, जिनकी जिज्ञासा शांत करने के लिए बालक घर में परिवार के सदस्यों तथा स्कूल में शिक्षकों तथा खेल के मैदान में साथियों से तरह तरह के प्रश्न किया करते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर वे वस्तु का अर्थ समझते हैं तथा साथ ही साथ उनमें वैसे शब्दों को बोलने, लिखने तथा पढ़ने की प्रवृत्ति अधिक प्रोत्साहित होती है। इसमें क्या होता है कि जब बालक अपने घर परिवार के सदस्यों या स्कूल में शिक्षकों या खेल के मैदान में साथियों के साथ रहता है तो उसके मन में बहुत से प्रश्न उठते हैं और जब उन प्रश्नों के उत्तर पाता है वह तो उन वस्तुओं का अर्थ समझता है और उसमें वैसे ही शब्दों को बोलने, लिखने और पढ़ने की क्या होती है, प्रवृत्ति अधिक प्रोत्साहित होती है। तो इससे भी उसके भाषा का विकास होता है। इसके बाद हम देखेंगे विकास की विभिन्न अवस्थाओं में भाषा विकास की विशेषताएं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाल्यावस्था में भाषा विकास की क्या विशेषताएं हैं। तो प्रथम 3 से 4 वर्ष तक बालक का दायरा अपने तक ही या अपने माता पिता या भाई बहन तक ही सीमित रहता है। उसी भाषा में आत्म केंद्रित शब्दों का उच्चारण ही शामिल रहता है। जैसे शारीरिक क्रियाओं में बाधा आने पर माता को बुलाना या पुकारना, जैसे कि भूख लगने पर वह दूध मांगता है या फिर प्यास लगने पर वह क्या करता है, पानी मांगता है। बाल्यावस्था में 4 वर्ष की अवस्था में बालक के पास लगभग 1600 शब्द और 4 वर्ष 5 माह है, मतलब 4.5 वर्ष की अवस्था में लगभग 1900 शब्द सीख जाता है। और ऐसे ही जब वह 5 वर्ष की अवस्था में होता है तो वह 2100 शब्द सीख जाता है। जब बालक 6वीं कक्षा में पढ़ने लगता है तो बालक का शब्द भंडार लगभग 50,000 शब्द हो जाता है और जब वह हाई स्कूल में पढ़ने लगता है तो बालक का शब्द भंडार 80,000 शब्द हो जाता है। याद रखिए, प्रश्न कहीं से भी कैसे भी बन सकते हैं। तो प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि बाल्यावस्था में 4 वर्ष की अवस्था में बालक के पास लगभग कितने शब्द भंडार होते हैं, तो 1600 शब्दों का भंडार होता है। ऐसे ही वह आगे उसका बढ़ता जाता है शब्द भंडार। इसके बाद हम देखेंगे पूर्व किशोर अवस्था में भाषा विकास की विशेषताएं। तो पूर्व किशोर अवस्था में बालक में अनेक शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जिसमें फलस्वरूप भिन्न प्रकार के संवेग पैदा होते हैं, जिसके कारण उसकी भाषा के विकास में कुछ विशेषताएं आ जाती हैं। इस अवस्था में किशोर में साहित्य पढ़ने की रुचि उत्पन्न होती है। शब्द भंडार भी इस अवस्था में लगभग विस्तृत हो जाते हैं। इस अवस्था में किशोर गुप्त भाषा भी विकसित करते हैं। ऐसी भाषा को वह कूट या कोड भाषा कहते हैं। इस अवस्था में किशोरी की संकल्पनाओं का भाषा के माध्यम से विकास हो जाता है। किशोर के चिंतन भी भाषा विकास को प्रभावित करते हैं। इस अवस्था में वह तर्क वितर्क में भी भाषा का विकास करते हैं। पूर्व किशोर अवस्था में बच्चा भाषा के प्रयोग के बारे में अधिकतर ज्ञान प्राप्त कर चुका होता है। इसके बाद देखेंगे किशोर अवस्था में भाषा विकास की विशेषताएं। तो किशोर अवस्था में किशोर का शब्दकोश विस्तृत हो जाता है। स्टैनफोर्ड बिने मापदंड के द्वारा प्रतिपादित प्रतिमानों के अनुसार किशोर का शब्द चयन विस्तार इस क्रम में बढ़ता है। जब वह 14 वर्ष की आयु में होता है तब उसके पास 9000 शब्द होते हैं और जब वह 16 वर्ष की आयु में होता है तो उसके पास 11,700 शब्द होते हैं और जैसे ही वह 18 वर्ष की आयु में आता है उसके पास 13,500 शब्द भंडार हो जाते हैं।
उच्च सामाजिक और आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के बालकों के शब्द चयन का विकास निम्न सामाजिक और आर्थिक स्थिति वाले बालकों की अपेक्षा अच्छा होता है। किशोर किशोरियों अलग अलग भाषा का प्रयोग किया करते हैं। कैसे किया जाए, कैसे किया जाए और किस प्रकार किया जाए आदि बातों का ज्ञान इस अवस्था में किशोर को हो जाता है। तो भाषा के माध्यम से किशोर में विचार शक्ति विकसित होती है और यह विचार शक्ति ही उसके भावी जीवन की तैयारी का प्रतीक होती है। तो यह किशोर अवस्था में भाषा विकास की विशेषताएं हैं। तो आइए इसके बाद हम देखते हैं भाषा शिक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। सबसे पहले तो भाषा मिश्रित का सिद्धांत देखेंगे। तो बालक जिस सामाजिक व्यवस्था में रहता है वहां से वह स्वयं सीखना शुरू कर देता है। शुरुआती दौर में वह अनुकरण द्वारा ध्वनियों को बोलना सीखता है, फिर दूसरों की ध्वनियों को समझकर उससे वार्तालाप करने की कोशिश करता है। तो भाषा के मिश्रित सिद्धांत में सबसे पहले बालक क्या करता है, अनुकरण द्वारा ध्वनियों को बोलना सीखता है और फिर दूसरों की ध्वनियों को समझकर वह वार्तालाप करने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे रुचि का सिद्धांत। तो किसी वस्तु को दिखाकर उसकी योग्यता और क्षमताओं के अनुसार प्रश्न पूछकर, कक्षा खेल का प्रयोग कर, पूर्ण ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को जोड़कर, ज्ञान को बालकों के जीवन के साथ जोड़कर। तो रुचि का सिद्धांत यह बताता है कि बालक की किस में रुचि है। तो किसी वस्तु को दिखाकर, किसी वस्तु को दिखाएंगे और उससे पूछेंगे कि उस वस्तु में उसकी रुचि है या नहीं। उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार प्रश्न पूछकर, उसकी योग्यता और क्षमता क्या है उसके आधार पर उससे प्रश्न पूछकर, कक्षा खेल विधि का प्रयोग कर। तो कक्षा में खेल विधि का प्रयोग करके भी पूर्ण ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को जोड़कर, उसका पहले पिछला ज्ञान मतलब उसने पहले क्या सीखा है, अभी तक उसने कितना सीख लिया है, उसके आधार पर ही नए ज्ञान को जोड़ा जाता है। ज्ञान को बालकों के जीवन के साथ जोड़कर उसमें रुचि उत्पन्न की जाती है। इसके बाद है क्रिया का सिद्धांत। तो शिक्षण के दौरान बालकों को अधिक से अधिक क्रियाशील रखकर शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। कक्षा में पढ़ते समय आदर्श वाचन के पश्चात बालकों में अनुकरण वचन कर सक्रिय कर सकता है। इसके बाद है क्रिया का सिद्धांत। तो शिक्षण के दौरान बालकों को अधिक से अधिक क्रियाशील रखकर शिक्षण उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कक्षा में पढ़ते समय आदर्श वाचन के पश्चात बालकों में अनुकरण वाचन कर सक्रिय कर सकते हैं। इसके बाद बालकों को मौखिक वार्तालाप, प्रश्न उत्तर, घटना वर्णन, कहानी कहना व सुनना आदि क्रियाओं द्वारा क्रियाशील रख सकते हैं। इसके बाद अर्जित ज्ञान लिखित रूप से अभिव्यक्त करने का अवसर देकर सक्रिय कर सकते हैं। तो यह क्रिया का सिद्धांत है जिसमें बालकों को अधिक से अधिक क्रियाशील रखना है और कैसे रखना है यह बताया है। अगला सिद्धांत है स्वाभाविकता का सिद्धांत। तो इसके अनुसार बालक अपने माता पिता की गोद से ही भाषा सीखना आरंभ कर देता है और जैसे जैसे वह बढ़ता है आसपास के वातावरण से सीखना ज्ञान में वृद्धि करता है। तो सबसे पहले वह माता पिता से सीखता है और यह स्वाभाविक है। इसके बाद वह आसपास के वातावरण से सीखता है और अपने ज्ञान में वृद्धि करता है और जब वह इससे वह क्या करता है, सुनना और बोलना सीख जाता है। इसके बाद है व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत। तो कक्षा में जितने बालक होते हैं सभी की बौद्धिक क्षमता अलग अलग होती है, इसीलिए सभी की रुचि भी अलग अलग होती है, तब सीखने की क्षमता भी अलग अलग होती है। इसीलिए शिक्षक को उनकी विभिन्नताओं, रुचियों और योग्यताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य संपन्न करना चाहिए। तो इस सिद्धांत में यह बताया है कि कक्षा में जितने बालक होंगे
सबकी बौद्धिक क्षमता क्या होगी, अलग अलग होगी, और अलग अलग सभी की क्या होंगी, रुचि। तो किसमें किसकी रुचि है, यह देखकर ही शिक्षक को उनकी योग्यता और रुचि के आधार पर ही शिक्षण कार्य संपन्न करने चाहिए। इसके बाद है अनुपात और क्रम का सिद्धांत। तो भाषा के दो रूप, लिखित और मौखिक होते हैं। मौखिक पर यहाँ पर अधिकार है। मौखिक पर अधिकार प्राप्त करने के लिए बालक सुनता है और बोलता है, और लिखित रूप पर अधिकतर अधिकार प्राप्त करने के लिए पढ़ने और लिखने के कौशल का अर्जन करता है। तो भाषा के दो रूप होते हैं, एक लिखित और एक मौखिक। तो मौखिक पर अधिकार प्राप्त करने के लिए वह क्या करता है, सुनता है और बोलता है, और लिखित रूप पर अधिकार प्राप्त करने के लिए वह क्या करता है, पढ़ता है और लिखता है। तो इस प्रकार इन कौशलों का वह क्या करता है, अर्जन करता है। इसके बाद हम देखेंगे बालक का सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो सामाजिक विकास का तात्पर्य यह है कि सामाजिक आशाओं के अनुरूप व्यवहार करने की क्षमता का विकास करना। हरलॉक के अनुसार सामाजिक संबंधों में परिपक्वता के प्रति सामाजिक विकास है। हरलॉक के अनुसार सामाजिक संबंधों में परिपक्वता की प्राप्ति सामाजिक विकास है। जन्म से कोई व्यक्ति सामाजिक नहीं होता, सामाजिकता का विकास करना पड़ता है। बालक जैसे जैसे बड़ा होता है वह सामाजिक परंपराओं को सीखकर उसके अनुकूल अपने को बनाने लगता है। तो क्या होता है कि जब बालक छोटा होता है, बालक कोई भी जन्म से ही सामाजिक नहीं होता, सामाजिकता का विकास उसके अंदर करना पड़ता है। तो बालक जैसे जैसे बड़ा होता है वह सामाजिक परंपराओं को सीखकर उसके अनुकूल अपने आप को बनाता है या बनाने लगता है। सामाजिक विकास के दो आयाम हैं, सामाजिकरण और सामाजिक क्षेत्र का विस्तार। तो बालक सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा किसी समूह का सदस्य बन जाता है। वह अपने सामाजिक क्षेत्र को व्यापक बनाकर अन्य सांस्कृतिक समूहों के साथ भी मिलजुल कर रहता है। सामाजिक विकास को समझने का एक तीसरा आयाम है सामाजिक भूमिका। भूमिका सांस्कृतिक इकाई है और व्यवहार की अपेक्षा से संबद्ध है। अपनी सामाजिक स्थिति के अनुरूप प्रत्येक व्यक्ति से एक निश्चित व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है वह अनेक प्रकार की भूमिकाओं को निभाना सीख लेता है। तो सामाजिक विस्तार के दो आयाम हैं, सामाजिकरण और सामाजिक क्षेत्र का विस्तार। तो बालक सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा किसी समूह का सदस्य बन जाता है। किसकी? सामाजिकरण की प्रक्रिया में वह किसी भी समूह का सदस्य बन जाता है और वह अपने सामाजिक क्षेत्र को व्यापक बनाकर अन्य सांस्कृतिक समूहों के साथ भी मिलजुल कर रहता है। तो वह अपने सामाजिक क्षेत्र का क्या करता है? विस्तार करता है। और सामाजिक विकास को समझने के लिए एक तीसरा आयाम है जो कि क्या है? सामाजिक भूमिका। तो सामाजिक भूमिका में अपनी सामाजिक स्थिति के अनुरूप प्रत्येक व्यक्ति एक निश्चित व्यवहार की क्या करता है? अपेक्षा करता है। और जैसे जैसे बालक बड़ा होता है वह अनेक भूमिकाओं को निभाना सीख लेता है। इसके बाद हम देखेंगे सामाजिक विकास का शैक्षिक निहितार्थ, मतलब सामाजिक विकास का किस प्रकार शिक्षा पर असर आता है। तो बालक के सामाजिक विकास में विद्यालय का बहुत महत्व है। जैसे ही बालक विद्यालय पहुंचता है, शिक्षिका रहती है वह माँ का स्थान ग्रहण कर लेती है और बालक स्कूल में पर्याप्त समय बिताता है। उसके बाद उसके विकास में स्कूल का स्थान घर के बाद सर्वोच्च होता है। तो बालक के व्यक्तित्व पर शिक्षक का प्रभाव पड़ता है। छात्र के सोने के ढंग, व्यवहार को सुधारने के ढंग, गलती को स्वीकार करने के ढंग, लोगों से मिलने जुलने बातचीत करने के ढंग पर विद्यालय का ही क्या होता है? सहयोग होता है। वह किस प्रकार दूसरों से बातचीत कर रहा है, वह किस प्रकार व्यवहार कर रहा है, वह किस समय पर सो रहा है, उठ रहा है, क्या गलतियां कर रहा है, इन सब पर क्या हो जाता है? विद्यालय का सहयोग हो जाता है और इनसे बालक के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है और इसमें शिक्षक का सबसे बड़ा योगदान रहता है।
तो शिशु विद्यालयों में तो मानसिक विकास की अपेक्षा सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास को मुख्य उद्देश्य माना जाता है। बालक क्या होता है, जब सबसे पहले वह स्कूल जाना शुरू करता है तो वह अपने मित्रों के साथ बैठता है, खेल खेल कर पढ़ना लिखना अनेक बातें क्या करता है, सीखता है। तो इन सब पर क्या है, सामाजिक विकास का शिक्षा पर बहुत असर आता है। तो इसी प्रकार मानसिक विकास की अपेक्षा सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास को ही मुख्य उद्देश्य माना है। एक बालक का सामाजिक विकास होना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम देखेंगे बालक का संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो 3 माह के शिशु में प्रसन्नता और अप्रसन्नता के संवेगात्मक व्यवहार होने लगते हैं, और जैसे ही बालक 6 माह का होता है तो 6 माह में बालक में भय, घृणा और क्रोध का रूप धारण कर लेती है, और 18 माह में ईर्ष्या भी प्रकट हो जाती है। और जैसे ही बालक 1 वर्ष की आयु में आता है तो 1 वर्ष की आयु में प्रसन्नता, सुख व प्रेम भी प्रकट हो जाते हैं, और जैसे ही वह 1.5 साल की उम्र में आता है तो शिशु में सभी संवेग प्रकट हो जाते हैं। संवेगों और भागों के प्रकाशन की विधि भिन्न भिन्न होती है। इस भिन्नता का कारण परिपक्वता व अभिमान है। यदि संवेगों के प्रकाशन में बचकानापन होता है तो उसके कारण के रूप में निम्न कारक होते हैं, जैसे कि अस्वस्थता, थकान, भावुक व्यक्तियों की संगत, अत्यधिक अनुशासन, इच्छाओं का अनदमन, किसी परिस्थिति में तैयार का अभाव, किसी परिस्थिति में तैयारी का अभाव। तो अस्वस्थ, थकान, भावुक व्यक्ति की संगत, अत्यधिक अनुशासन, इच्छाओं का अनदमन, किसी परिस्थिति में तैयारी का अभाव, तो ये सभी कारक क्या होते हैं, ये सभी कारण होते हैं जो कि बालक में अनेक नए संवेगों को, मतलब भिन्न भिन्न उनमें उनके अंदर आते हैं। इसके बाद देखेंगे संवेगात्मक विकास का शैक्षिक निहितार्थ। तो जो संवेगात्मक विकास है उसका शिक्षा पर क्या असर होता है। शिक्षा का उद्देश्य बालक का केवल मानसिक विकास करना ही नहीं बल्कि उसके साथ उसका संवेगात्मक परिपक्वता के लिए तैयार करना भी है। बालक का संवेगात्मक विकास उसके अन्य विकासों को भी प्रभावित कर देता है। शिक्षकों का यह कर्तव्य है कि बालकों के संवेगों का अध्ययन करें और उन संवेगों के विकास को उचित दिशा प्रदान करें। हर स्कूल में शिक्षकों का यह कर्तव्य है कि वह बालकों में मानसिक विकास तो करना ही है, उसके साथ उसमें संवेगात्मक विकास की ओर भी ध्यान देना जरूरी है। इसके बाद पढ़ेंगे हम सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सृजनात्मकता मौलिक चिंतन, नए प्रकार के संगठन, अलग अलग प्रकार का चिंतन एवं व्यवहार, पुरानी समस्याओं के नवीन साधनों, नए संबंधों को देखना तथा व्याख्या तथा जीवन के भिन्न क्षेत्रों में नवीन दृष्टिकोण अपनाना। सृजनात्मकता के लिए कोई भी मौलिक विचार अथवा व्याख्या सृजनात्मक का उदाहरण है। इस प्रकार सृजनात्मक चिंतन सामाजिक अंतःक्रिया की विधियों अथवा अध्ययन कार्यों अथवा खेलों से संबंधित है। सृजनात्मकता के प्रकार देखेंगे तो टेलर महोदय द्वारा सृजनात्मकता के निम्न प्रकार बताए हैं। आविष्कारात्मक सृजनात्मक, नवाचारिक सृजनात्मक, अभिव्यक्तात्मक सृजनात्मक, उत्पादक सृजनात्मक और आपत्तित सृजनशील। तो अगर हम बात करें आविष्कारात्मक सृजनात्मक की, तो इस प्रकार की सृजनात्मकता में क्या होता है कि आविष्कार, अन्वेषण, खोज सामग्री और विधियों के साथ वास्तविकता का प्रयोग करके किसी नई चीज की खोज करना आविष्कारात्मक, मतलब बालक इसमें आविष्कारात्मक होते हैं। वह क्या करते हैं कि सृजनात्मकता में वह आविष्कार या अन्वेषण या खोज सामग्री या विधियों के साथ वास्तविकता का प्रयोग करके नई चीजों की खोज करते हैं। इसके बाद है नवाचारित सृजनात्मक।
तो नवाचारित सृजनात्मक में नए एवं मौलिक अर्थ खोजने, नए शब्द प्रत्यय देने, नई परिभाषाएं देने आदि से संबंधित सृजनशीलता को नवाचार सृजनशीलता कहा जाता है। इसके बाद है अभिव्यक्तात्मक सृजनात्मक। तो अभिव्यक्तात्मक सृजनशीलता में केवल क्या होता है, अभिव्यक्ति को ही महत्व दिया जाता है। जैसे हम क्या कह सकते हैं कि बच्चों द्वारा की गई कोई भी पेंटिंग, यह एक कैसी है, स्वतंत्र अभिव्यक्त वाली सृजनात्मकता है, जिसमें क्या है, कौशल, गुणात्मक स्तर और मौलिकता को महत्व नहीं दिया जाए। इसमें क्या है, किसी भी कौशल, गुणात्मक स्तर या मौलिकता को महत्व नहीं दिया जाता है। यह एक कैसी है, स्वतंत्र अभिव्यक्त वाली सृजनात्मकता है। इसके बाद है उत्पादक सृजनात्मकता। तो उत्पादक सृजनात्मकता में कल्पनात्मक और वैज्ञानिक वस्तुओं को पैदा करने की प्रवृत्ति को शामिल किया गया है। और इस प्रकार की सृजनात्मकता में स्वतंत्रता पर क्या किया है, रोक लगाकर विभिन्न वस्तुओं को तैयार किया है। तो उत्पादक सृजनात्मकता में क्या है, कलात्मक और वैज्ञानिक वस्तुओं को पैदा करने की प्रवृत्ति को शामिल किया गया है। इसके बाद है आपातित सृजनशीलता। तो आपातित सृजनशीलता की सृजनात्मकता में आपातकाल में या अल्प समय में या तुरंत सूझबूझ में किसी समस्या को क्या करते हैं, नया और मौलिक हल खोजकर कार्य करना, विचार देना शामिल रहता है। तो इसके लिए अधिकतर उच्च दृष्टि और क्या होता है, बौद्धिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। जब किसी समस्या को हल करना है तो उस समस्या को हल करने के लिए क्या है, तुरंत सूझबूझ या आपातकाल में या अल्प समय में, थोड़े समय में क्या करना है, नए और मौलिक हल और कार्य करना और विचार देना शामिल रहता है आपातित सृजनशीलता में। तो ये सृजनात्मकता के प्रकार हैं। इसके बाद हम देखेंगे सृजनात्मक बालक, जिसे कि क्रिएटिव चाइल्ड कहा जाता है। तो नवीन एवं मौलिक विचारों, क्रियाओं, कल्पनाओं और आविष्कारों की योग्यता रखने वाले बालकों को सृजनात्मक बालक कहते हैं। ऐसे बालक जो क्या करते हैं, मौलिक विचार, क्रियाएं, कल्पनाएं, आविष्कार, ऐसे बालकों को सृजनात्मक बालक कहा जाता है, जिनके अंदर ये सभी योग्यताएं पाई जाती हैं। अब हम देखेंगे सृजनात्मक बालकों की विशेषताएं। तो मैकिनन के अनुसार सृजनशील बालकों की रुचि अर्थों, प्रतीकों और उनमें निहित अर्थों से अधिक होती है। इनमें उच्च सैद्धांतिक एवं कल्पनात्मक मूल्य होते हैं। सृजनशील बालक अधिक स्वतंत्र होते हैं। सृजनशील बालक अमूल्य, परिवर्तनवादी, अंतर्मुखी एवं आत्मनिर्भर होते हैं। सृजनशील बालकों में मौलिकता का गुण पाया जाता है। सृजनशील बालकों की बुद्धि लब्धि 120 से ऊपर होती है। सृजनशील बालकों में अधिक तीव्र इच्छा शक्ति, आत्मनियंत्रण, दूरदर्शिता के गुण पाए जाते हैं। ऐसे बालक अपनी प्रतिष्ठा को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। सृजनशील बालकों में विचित्र और अनूठे विचार का जन्म होता रहता है। तो ये सभी सृजनशील बालकों की विशेषताएं हैं, जिनसे हम पहचान सकते हैं कि सृजनशील बालक कौन है। इसके बाद देखेंगे हम सृजनात्मक बालक की पहचान। तो सृजनात्मक बालक की पहचान करने के लिए कुछ और विशेषताएं हैं, जिनको देखेंगे हम। क्या होता है, शैक्षिक दृष्टि से जो सृजनात्मक बालकों की पहचानना और उनकी सृजनात्मकता को क्या करना, सही दिशा देना और उन्हें ज्यादा से ज्यादा विकास का मार्ग देना महत्वपूर्ण है। सृजनात्मक बालकों की पहचान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हें एक सही दिशा देना शिक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो कुछ हम इनकी विशेषताएं देखेंगे, जैसे कि अव्यवस्था को स्वीकारना, दृढ़ भावनात्मक, अवस्था की ओर आकर्षण, रचनात्मक आलोचना, रहस्यात्मक खोजने की प्रति आकर्षित होना, साहसिक, जोखिम उठाना, अन्यों के प्रति जागरूकता, कठिन कार्यों को करना, सदैव परेशान रहना, सौजन्य व स्वास्थ्य की परंपराओं को स्पष्ट करना,
श्रेष्ठ बनने की इच्छा, दृढ़ निश्चय, तो ये सभी सृजनशील बालक की विशेषताएं हैं कि उनमें अव्यवस्था को स्वीकार करना, दृढ़ भावनात्मक अवस्था की ओर आकर्षण, रचनात्मक आलोचना, रहस्यात्मक खोजने के प्रति आकर्षित होना, साहसिक जोखिम उठाना, अन्यों के प्रति जागरूकता, कठिन कार्यों को करना, सदैव परेशान रहना, सौजन्य व स्वास्थ्य की परंपराओं को स्पष्ट करना, श्रेष्ठ बनने की इच्छा और दृढ़ निश्चय, ये सभी उनकी विशेषताओं में शामिल है। इसके बाद हम देखेंगे सृजनात्मक बालकों की शिक्षा। तो सृजनात्मकता का शिक्षा के क्षेत्र में विशेष स्थान है। शिक्षा के द्वारा बालकों की सृजनात्मक शक्तियों का विकास किया जा सकता है, जिसके द्वारा व्यक्ति जीवन की विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकता है। सृजनात्मकता के विकास के लिए बालकों की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की जानी चाहिए, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सृजनात्मक बालकों की शिक्षा के लिए एक विशेष स्थान दिया है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा बालकों की सृजनात्मक शक्तियों का क्या किया जा सकता है और अधिक विकास किया जा सकता है, जिससे क्या हो, व्यक्तियों के जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद देखेंगे सृजनात्मक बालक हेतु परीक्षण। तो सृजनात्मकता की पहचान के लिए गिलफोर्ड ने अपने परीक्षणों का निर्णय किया। यह परीक्षण निरंतर लोचनीयता, मौलिकता तथा विस्तार का मापन करते हैं। तो प्रमुख परीक्षण में सबसे पहला है चित्रपूर्ति परीक्षण। तो चित्रपूर्ति परीक्षण में अगर हम चित्रपूर्ति परीक्षण की बात करें तो इन्होंने इस परीक्षण में क्या कहा है कि जो अपूर्ण चित्र हैं, जो आधे बने हुए हैं अपूर्ण चित्र, उनको पूरा करना। इसके बाद है वृत्त परीक्षण। तो इस परीक्षण में वृत्त में क्या करना है, एक चित्र बनाना है, एक वृत्त बनाने के बाद उसके अंदर चित्र बनाना है। इसके बाद है प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट टास्क। तो इस परीक्षण में क्या कहा है कि जो चूने के खिलौनों द्वारा नए विचारों को लेखबद्ध करके सृजनात्मकता पर बल दिया जाता है। इसके बाद है टिन के डिब्बे। तो टिन के डिब्बों से इनका तात्पर्य है कि खाली डिब्बों से नवीन वस्तुओं का सृजन करना। तो ये कुछ गिलफोर्ड के परीक्षण में शामिल है सृजनात्मक बालक के लिए, जिसमें चित्रपूर्ति परीक्षण, वृत्त परीक्षण, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट टास्क और टिन के डिब्बे। इसके बाद देखते हैं हम सृजनात्मकता के सिद्धांत। तो सृजनात्मकता के सिद्धांत में सबसे पहले हम देखेंगे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो अगर हम मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की बात करें तो इस आधार पर किसने, फ्राइड और जुंग ने यह धारणा दी थी कि रुचि के सशक्त विचलन और प्रतिस्थापन तथा उत्तेजनात्मक उत्पादन व्यक्ति को नवीन कार्यों के लिए प्रेरणा देता है। पूर्ण चेतना के विकास पर ही सृजनात्मकता निर्भर करती है। यह फ्राइड और जुंग की धारणा थी। इसके बाद दूसरा सिद्धांत है संबद्धता का सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या होता है कि सृजनात्मक व्यक्ति नई संबद्धता बनाता है और पुरानी को मान्यता प्रदान करता है। इसके अनुसार और अधिक वह संबद्धता और अधिक विचारों और अधिक सृजनात्मकता को आगे बढ़ाता है। इसके बाद है गेस्टाल्ट का सिद्धांत। तो गेस्टाल्ट के सिद्धांत में सृजनात्मकता में केंद्रीय बिंदु का परिवर्तन, अर्थ का परिवर्तन और अनूठी व्यवस्था निहित है। इसमें क्या होता है, नए विचारों को एकदम से उत्पन्न होने का कारण होता है। तो यह गेस्टाल्ट के सिद्धांत में कहा है। इसके बाद है अस्तित्ववादी का सिद्धांत। तो अस्तित्ववादी का सिद्धांत गेस्टाल्ट के समान ही है, जिसके अनुसार सृजनात्मकता में नवीन पदार्थों का क्या होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान शामिल होता है और समझ के लिए संघर्ष होता है। इसके बाद है सृजनात्मक अंतर्ज्ञान के रूप में। तो सृजनात्मक अंतर्ज्ञान के रूप में कांट मनोवैज्ञानिक थे। उनके अनुसार सृजनात्मकता क्या है, उन्होंने कहा था कि सृजनात्मक प्रकृति है, प्राकृतिक है, इसीलिए इसे सिखाया नहीं जा सकता। सृजनात्मक बुद्धि में और अधिक विकसित किया जा सकता है। इसे
कोई इसे सिखाया नहीं जा सकता, इसको इस प्रकार के बुद्धि के बालकों को और अधिक क्या किया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है। इसके बाद है दैविक प्रेरणा का सिद्धांत। तो दैविक प्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार, दैविक प्रेरणा के सिद्धांत में प्लूटो ने कहा है कि एक सृजनात्मक लेखक स्वयं के नियंत्रण में नहीं होता, उसके अंदर क्या आ जाती हैं, श्रेष्ठ शक्तियां रहती हैं। तो यह प्लूटो ने कहा था। इसके बाद है सृजनात्मक कॉस्मिक जीवन शक्ति के रूप में। तो इसमें सृजनात्मक कॉस्मिक के रूप में डार्विन ने कहा है कि जो डार्विन का विकास का सिद्धांत दर्शाता है यह सृजनात्मकता कॉस्मिक जीवन शक्ति के रूप में। तो इसमें जैव पदार्थ के जीवन में निहित है और निरंतरता नई जातियों को उत्पन्न करती है, जो कि अनुपम अनुभूतपूर्व आवृत्ति के बिना तथा अपरिवर्तनीय है। इसके बाद है सृजनात्मक पागलपन के रूप में। तो सृजनात्मकता एक कैसा है, पागलपन के रूप में भी हो सकता है, कि जैसे कि सृजनात्मक व्यक्ति पागल नहीं होता, वास्तव में वह सामान्य व्यक्तियों को सृजनात्मक व्यवहार क्या होता है, पागलपन जैसा ही दिखाई देता है। तो यह हमारे सृजनात्मकता के सिद्धांत थे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके बाद हम इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो जल्दी हम अपनी अगली क्लास में मिलेंगे, जिसमें हम इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और इससे पहले अगर आपने इसकी पहले 2 थ्योरी क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।